सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी वक्तव्य हम आपके समक्ष रखने वाले हैं जिसे बंबई प्रेसिडेंसी में दलित जातियों के हितों की अल्पसंख्यकों के रूप में रक्षा किए जाने संबंधी उपायों तथा प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत उन्हें सुनिश्चित करने हेतु बंबई विधान परिषद के गठन में आवश्यक परिवर्तन करने और उससे गारंटी प्राप्त करने के बारे में भारतीय सांविधिक आयोग को बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलित वर्ग संस्थान बंबई की ओर से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वक्तव्य दिया वो आज हम आपके समक्ष रखेंगे। और ये वक्तव्य बाबा साहब ने दिया 29 मई 1928 को दामोदर हॉल बंबई 12 भारत में। मेरे साथियों, ये वही भारतीय सांविधिक आयोग है जिसका भारत में विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने इस भारतीय सांविधिक आयोग का वेलकम किया था, स्वागत किया था। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे आखिर बाबा साहब ने इस भारतीय सांविधिक आयोग का वेलकम क्यों किया। आज के अम्बेडकर संदेश में महत्वपूर्ण इसी बिंदु पर हम फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ पर्याप्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से संरक्षण होना चाहिए दलित वर्गों का, पिछड़ों का, इस बात को बाबा साहब यहाँ स्वीकार करते हैं। मेरे साथियों, स्वीकार ही नहीं करते बल्कि मांग के रूप में रखते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश में बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी आपसे साझा होने जा रही है। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस अम्बेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा विशेष निवेदन है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से और पेज नंबर 136 से लेकर 139 तक। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं, आरंभिक बिंदु लिखते हैं कि सांविधिक आयोग में किसी भारतीय को नियुक्त न करने के संसद के फैसले से सभा को बड़ी राहत मिली है। यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बड़ी राहत मिली है। भारतीय सांविधिक आयोग में कोई भारतीय यहाँ पर नहीं है। इस बात को लेकर बाबा साहब खुशी जाहिर करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला आपको लग रहा होगा, क्योंकि अब तक आपको ये पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा जिस तरह से लगाया गया था कांग्रेस के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, लेकिन आज बाबा साहब यहाँ वेलकम कर रहे हैं उसी भारतीय सांविधिक आयोग का और इस निर्णय का कि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया। जानेंगे विस्तार से, इसी बिंदु पर फोकस होने वाला है आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यदि आयोग भारतीयों की स्वराज की मांग पर विचार करता तो किसी भारतीय की नियुक्ति के लिए आंदोलन उचित होता, परंतु तथ्य यह है कि आयोग को देश के विभिन्न हितों की एक ही नहीं बल्कि अनेक मांगों पर विचार करना होगा। ऐसी स्थिति में आयोग में सभी ऐसे हितों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए आंदोलन होना चाहिए था। सभा ये बताना चाहती है, सभा जहां पर शब्द इस्तेमाल करते हैं वहां आप समझ जाइएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात हो रही मेरे साथियों, जिसका संचालन बाबा साहब स्वयं करते थे। सभा ये बताना चाहती है कि दलित जातियां तभी संतुष्ट होंगी जब सांविधिक आयोग में उनके प्रतिनिधि सहित विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीयों को नियुक्त किया जाए। यहाँ बहुत स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय जो सांविधिक आयोग है उसमें सभा यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा तभी संतुष्ट होगी जब उसमें दलित जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और अन्य जो समुदाय हैं उनके हितों का, जो अपने हितों के प्रति सजग हैं, उनको भी शामिल किया जाए। इस बात को इंगित करते हैं बाबा साहब। आगे कहते हैं कि लेकिन सांविधिक आयोग में प्रतिनिधित्व की मांग ऐसी नहीं थी, इसलिए सभा उन लोगों से सहमत नहीं हुई जिन्होंने इस मांग के लिए आग्रह किया था। ये सत्य है कि सभा को आयोग में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जितना अपने विचारों के अनुसार विरोध करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया, परंतु इसका कारण यह था कि सभा ने यह महसूस किया कि इस देश में जहां 22 राय से लेकर नीचे तक के अधिकारियों की ये आदत हो गई है कि वे मुट्ठी भर शोर मचाने वाले लोगों की बात तो सुने
और सिर झुकाए जुल्म सहने वाले करोड़ों लोगों की परवाह न करें। वहां इसकी अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। वर्ग के शब्दों में, चूंकि हरियाली में टिड्डों की तरह आधे दर्जन राजनीतिज्ञ अपने दुराग्रही इनकार से अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जबकि अधिसंख्य लोग एक बड़े से शाहबलूत के पेड़ तले बैठे हजारों मूक पशुओं की तरह शांत भाव से जुगाली करते रहते हैं। और भारत सरकार सोचती है कि हाय तौबा मचाने वाले ये राजनेता ही यहाँ के प्रतिनिधि हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी होती है, परंतु ये नन्हे दुबले पतले फुदकने वाले कीड़ों से भिन्न होते हैं, पर शोर मचाने वाले और उपद्रवी कीड़े होते हैं। परंतु सभा का अपने विचारों के लिए आग्रह न करने का एक और कारण भी है। सभा की राय में सांविधिक आयोग में भारतीयों को शामिल न करना, दलित जातियों पर कोई मामूली अनुकंपा नहीं की गई है। दलित जातियों को शामिल न किए जाने के कारण वह उस पूर्वाग्रह से बच गए जिसका उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सभा ने उनके मामले को आयोग के समक्ष रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। 1919 में दलितों के साथ हुआ अन्याय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पैरा 151 में पूरी तरह स्वीकार किया गया कि सामाजिक विषमताओं और विभाजनों का होना भारतीय समाज का एक ऐसा निराला लक्षण है जिसका उन विचारों के साथ तालमेल नहीं बैठता जिन पर विश्व में अन्यत्र प्रतिनिधि संस्थाएं टिकी हैं। रिपोर्ट तैयार करने वालों की मान्यता है पैरा 153 में कि उन्हें हमें एक ऐसा मार्ग दिखाना होगा कि हम अन्यत्र प्रचलित लोक प्रशासन की प्रणालियों का तालमेल भारतीय जीवन की विशेष परिस्थितियों से बिठा सकें। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने सुधारों का कड़ा विरोध करने वाली दलित जातियों को शांत करने के लिए उनके हितों की रक्षा का उपाय किया, जैसा कि उनकी रिपोर्ट के पैरा 155 में दिए गए निम्नलिखित वक्तव्य से स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि हमने दर्शाया है कि रैयत की राजनीतिक शिक्षा का काम तेजी से नहीं हो सकता और उसमें बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक ये भय बना रहेगा कि जो उससे बलवान और चतुर होंगे वे उस पर अत्याचार करेंगे, और जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि उसके हितों को उसके हाथों में निरापद रूप से छोड़ा जा सके अथवा विधायिका उसके प्रतिनिधित्व और हितों पर विचार न करे, तब तक उसकी रक्षा के लिए हम सत्ता अपने हाथों में रखें। इस तरह दलित जातियों के बारे में हमारा इरादा यह है कि हम उनके प्रतिनिधित्व के लिए यथासंभव सर्वोत्तम व्यवस्था करें ताकि वे भी अंततोगत्वा आत्मरक्षा का पाठ सीख सकें। परंतु यदि ऐसा पाया जाता है कि उनके हितों को आघात पहुंचता है और सामान्य प्रगति का लाभ उन्हें नहीं मिलता, तो हमें उनकी सहायता हेतु साधनों को अपने अधिकार में रखना ही होगा। इस वक्तव्य के सारे बाबा साहब आगे कहते हैं, सभा को खेद है कि साउथ बोरो कमेटी ने इन वायदों की घोर अवहेलना की है। यानी कि यहाँ पर ये वादा किया गया पैरा 155 में जो हमने आपके समक्ष रखा। प्रतिनिधित्व की बात की गई, दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की गई, संरक्षण की बात की गई, लेकिन बाबा साहब खेद व्यक्त करते हैं जो उसके बाद में साउथ बोरो कमेटी बनी है उसने किस तरह से नज़रअंदाज किया दलित जातियों को, पिछड़े वर्गों को, उसका जिक्र बाबा साहब करते हैं। कहते हैं सभा को खेद है साउथ बोरो कमेटी ने इन वायदों की घोर अवहेलना की है, जबकि बाद में उसकी नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वह मताधिकार प्रणाली की खोज करे, निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करे और इस बारे में सिफारिश करे कि भारत में प्रचलित विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने में प्रस्तावित लोक प्रशासन की प्रणाली में क्या क्या संयोजन करने होंगे। साउथ बोरो कमेटी दलितों के हितों की रक्षा के लिए समुचित उपाय सुझाने की समस्या के प्रति इतनी घोर उदासीन थी कि भारत सरकार को भी इस मामले में खास दिलचस्पी नहीं रखती थी। साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट पर अपने डिस्पैच के पैरा 13 में कहना पड़ा कि हम अर्थात गैर सरकारी मनोनयन पर हम प्रस्ताव को सामान्यतः स्वीकार करते हैं, परंतु एक जाति ऐसी है जिसके मामले में हमें लगता है कि हमें उसकी ओर कमेटी में अधिक ध्यान देना चाहिए। भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट में दलित वर्गों की समस्याओं को स्पष्ट मान्यता दी गई है और सुधारों को लागू करने की प्रतिज्ञा की गई है। कमेटी की रिपोर्ट में जिन जातियों को हिंदू अन्य कहा गया है, भले ही उनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है, पर मोटे तौर पर वे एक ही प्रकार की जातियां हैं। उनके बहिष्कार में कठोरता में अंतर को छोड़कर उनकी स्थिति कमोबेश मद्रास के पंचमाव जैसी है। निश्चित रूप से वे उस हिंदू समाज के अंग नहीं हैं जिन्हें उनके मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। वे कुल आबादी का लगभग 5वां भाग है और मौले मिंटो काउंसिल में उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में दलित जातियों का 2 बार उल्लेख हुआ है।
परंतु केवल ये बताने के लिए कि उनके मतदाताओं की संख्या संतोषजनक न होने के कारण उनके लिए मनोनयन की व्यवस्था की गई। इसमें इन लोगों की दशा तथा अपनी देखभाल स्वयं कर पाने की अपनी क्षमता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। न ही उसमें बताया गया है कि उनके लिए कितने मनोनयन की व्यवस्था हो। मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 24 में मनोनयन वाली सीटों के प्रतिबंधों को ऐसे आधार पर उचित ठहराया गया है जिससे ये पता नहीं चलता कि कमेटी दलित जातियों का उल्लेख कर रही थी। इस समुदाय के लिए उसने प्रतिनिधित्व का जो मापदंड रखा है वह इस प्रकार है। प्रांत मद्रास की बात करें, कुल जनसंख्या 29.8 लाख। दलित वर्गों की जो जनसंख्या है वो है 6.3 लाख। कुल सीटें 120। दलित वर्गों के लिए मात्र 2 सीटें संरक्षित की गई हैं। बंबई में दलित वर्ग की जो जनसंख्या है वो 0.6% है। कुल सीटें यहाँ 113 है। एक सीट मात्र 113 में दलित वर्ग को दी गई मेरे साथियों। बंगाल में 127 में एक सीट। संयुक्त प्रांत में मात्र एक सीट 120 में। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी की बात हो रही है, यूनाइटेड प्रोविंस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है वर्तमान में देखा जाए तो। पंजाब में 85 सीट में कोई सीट दलितों को नहीं दी गई। बिहार तथा उड़ीसा में मात्र एक सीट 100 सीटों पर दी गई। मध्य प्रांत में 72 कुल सीटें हैं और एक सीट मात्र दलितों को दी गई। असम में कोई सीट नहीं मिलती है जबकि 54 सीटें। 791 सीटों में 7 सीटें मात्र दलित वर्गों को मिलती है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, बाबा साहब इसका विश्लेषण करते हैं। कहते हैं ये आंकड़े स्वयं में सबूत हैं। ये सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश भारत की पूरी आबादी के 5वें हिस्से को लगभग 800 सीटों में से मात्र 7 सीटें दी जाएं। ये सच है कि सभी परिषदों में लगभग छठा भाग अधिकारियों का ऐसा होगा जिसे अपेक्षा की जाए कि वह दलितों के हितों को ध्यान में रखेगा, परंतु हमारे विचार में यह वह व्यवस्था नहीं है जो सुधार संबंधी रिपोर्ट का लक्ष्य पा सके। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने कहा है कि दलित जातियों को आत्मरक्षा का पाठ भी सीखना चाहिए। ये आशा करना निश्चय ही हास्यास्पद है कि एक ऐसी असेंबली में जहां 60 से 90 तक सवर्ण हिंदू हों, वहां दलितों का मात्र एक प्रतिनिधि शामिल करके वह परिणाम प्राप्त किया जाए। रिपोर्ट के पैरा 151, 152, 154 और 155 के सिद्धांतों को सार्थक करने के लिए हमें अस्पृश्यों के साथ अधिक उदार व्यवहार करना ही होगा। सभा को इस बात की प्रसन्नता है कि अकेले उसकी यह राय नहीं है कि 1919 की सुधार योजना के निर्माताओं ने दलित जातियों के साथ अन्याय किया है। 2 वर्ष बाद सुधारों की इस योजना में और सुधार तथा विस्तार की संभावना पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई मूडीमैन कमेटी का भी यही विचार था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 64 में स्वीकार किया है कि दलितों को दिया गया प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। मेरे साथियों, इस तरह से यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से संरक्षण होना चाहिए दलित जातियों का, पिछड़ी जातियों का, ईश्वर बाबा साहब ने स्पष्ट राय अपनी व्यक्त की है। और साथ ही साथ आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल 800 सीटों में से दलितों को कितनी सीटें दी गई थी। और ये आंकड़े अपने आप में सबूत के तौर पर बाबा साहब प्रस्तुत करते हैं भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष और अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि दलितों को पर्याप्त उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अर्थात आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात की डिमांड बाबा साहब हमेशा करते रहे और ये 1928 का घटनाक्रम है जिसमें बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा है। शेष भाग इसी विषय के अंतर्गत दलित जातियों के हितों की रक्षा के बारे में हम शेष भाग भी एक एक कर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपके समक्ष रखने वाले हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश होने वाले हैं। आप जुड़े रहिए इसी तरह से आवाज का ऑफिशियल के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।